चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली शुरुआत हम करेंगे पीआईबी के साथ में। तो पीआईबी में यदि देखा जाए तो फ्रंट में ही एक न्यूज़ आई है हरनाज संधू से रिलेटेड। प्रधानमंत्री ने हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने पर बधाई दी है। तो एक तो हम मिस यूनिवर्स जो खिताब दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा भी देख लेते हैं कुछ और न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में नहीं दी गई हैं चीज़ें। तो सबसे पहले देख लेते हैं हरनाज संधू कौर ने जो अवार्ड लिया है उसके बारे में। ये जो अवार्ड था वो 70वें नंबर का अवार्ड था। 70वीं नंबर की मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम पर इन्होंने कर लिया है। 21 साल के बाद भारत ने इस प्रकार का कोई खिताब जीता है, ठीक है। और इसका आयोजन इस्राइल के एलात में हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर भारत और इजराइल के संबंधों को बताया गया है, क्योंकि देखो ये आयोजन इजराइल में किया गया और इजराइल में ही हमारे यहाँ की जो लड़की है उन्होंने ये खिताब जीता है। तो भारत और इजराइल के संबंधों को हम देखें तो इससे खिताब जीतने से हमारे संबंध भी मजबूत होते हैं, ऐसा इजराइल की तरफ से कहा गया है। भारत ने 1950 में आधिकारिक तौर पर इजराइल को मान्यता दी थी। दोनों देशों ने 29 जनवरी 1992 को पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए। दिसंबर 2020 तक भारत संयुक्त राष्ट्र यूएन के 164 सदस्य देशों में से है जिनके इस्राइल के साथ राजनयिक संबंध है। इस्राइल के दूसरे सबसे बड़े शहर तेल अवीव में भारत का दूतावास है। वहीं इस्राइल का भारत में दिल्ली में दूतावास है। इसके मुंबई और बेंगलुरु में वाणिज्य दूतावास भी है। 1997 में एजर वीजमीन भारत की यात्रा पर आने वाले इजराइल के पहले राष्ट्रपति बने थे। 2000 में तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी इजराइल की यात्रा पर गए। इस यात्रा पर जाने वाले वे पहले भारतीय मंत्री थे। तो उस वर्ष जसवंत सिंह इस देश का दौरा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री बने थे। एरियल सोरोन 2003 में भारत आने वाले पहले इजरायली प्रधानमंत्री थे। इन्होंने जब ये खिताब जीता ना तो अपने आप में एक इतिहास बन गया है, क्योंकि संधू से पहले सिर्फ 2 भारतीय महिलाओं ने ही मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने 1994 में और लारा दत्ता ने 2000 में ये खिताब जीता था। इस प्रतियोगिता में 80 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और भारत को 21 साल बाद इस प्रतियोगिता में जीत हासिल हुई है। ये 70वें नंबर की सौंदर्य प्रतियोगिता थी। इसका आयोजन इजराइल के इलात में किया गया था, जिसमें 21 वर्षीय संधू को सफलता मिली है। यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें दिखाई गई हैं, जिसमें से बीच वाली जो हैं वो है हरनाज संधू। उनको ये ताज इस प्रतियोगिता की 2020 की विजेता मेक्सिको की एंड्रिया मेजा ने पहनाया था। पराग्वे की नादिया फरेरा 22वें दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की लालेला मसवाने 24 ईयर इनकी एज बताई जा रही है, तीसरे स्थान पर रही थी। इस समारोह में भारत की उर्वशी रौतेला को मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट का जज बनाया गया था, जबकि दिया मिर्जा भी इसमें हिस्सा लेने पहुंची थी। इसमें बताया जा रहा है ब्यूटी के साथ में ब्रेन भी। इसका मतलब ये है कि न केवल आपकी सुंदरता को देखा जाता है, बल्कि आपके व्यवहार को, आपका माइंड कैसा है, इसको भी देखा जाता। इनसे एक क्वेश्चन किया गया था, आप दबाव का सामना कर रहे युवाओं को क्या सलाह देंगे? तो इन्होंने कहा था, मैं सबसे पहले ऐसे युवाओं को बोलूँगी कि आपको ये मानना है कि आप अद्वितीय और यही आपको मजबूत और खूबसूरत बनाती है। उन्होंने इसी सवाल के जवाब में आगे कहा था, बाहर निकलिए, क्योंकि आप ही अपने जीवन की नेता हैं। मैंने खुद पर विश्वास किया है, इसलिए मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पीआईबी से, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल टारपीडो का हमारे देश के द्वारा परीक्षण किया गया है। ये परीक्षण हमने उड़ीसा के तट से किए। इस अभियान को ब्रह्मोस के विकास में एक मील का पत्थर सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, ठीक है। ये आकाश से मार करता है और इसका सुबह 10:30 बजे सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से टेस्टिंग की गई थी। ये पिक्चर आप देख रहे हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का आकाश से मार करने वाले संस्करण का सफलतापूर्वक टेस्टिंग किया गया है। भारत ने बुधवार के दिन उड़ीसा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज, ये चांदीपुर में एक जगह है, एकीकृत परीक्षण रेंज से
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का आकाश से मार करने वाले संस्करण है। इसका उन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। डीआरडीओ के सूत्रों से ये जानकारी मिली है। इसके बाद एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं, जो कि यदि कहीं पर कोई भ्रष्टाचार आपको दिखता है करते हुए, तो आप ऑनलाइन शिकायत अपनी कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आपने शिकायत की है तो लास्ट आपको रिजल्ट मिलते तक पूरी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। मतलब कि अभी क्या प्रोसेसिंग हो रही है, कहाँ तक आपकी शिकायत पहुँची है, ये सारी बातें यहाँ से आपको पता चल जाएंगी। मतलब ऑनलाइन लोकपाल की एक वेबसाइट चालू की गई है ताकि लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अत्याचार सहना पड़ता है उससे वे लड़ सकें, उनका शोषण ना हो सके भ्रष्टाचार के माध्यम से। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। इन्होंने शिकायत के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब एक वेबसाइट है लोकपाल ऑनलाइन, इसका उन्होंने उद्घाटन किया है। शिकायत निवारण व्यवस्था में और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इसमें आने वाली है और भी ज़्यादा दक्ष तरीके से सरकार हमारी शिकायतों का निपटान कर पाएगी, ऐसा कहना है न्यायमूर्ति घोष का। ये इसकी वेबसाइट दी गई है lokpalonlinegovernment.in। यहाँ पर आप अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। वर्ल्ड में यदि हम कुशासन और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों से निवारण के लिए ओम्बुड्समैन सबसे पुरानी लोकतंत्र व्यवस्था मानी जाती है। इसका जन्मदाता माना जाता है स्वीडन को, जिसने इसकी स्थापना 1809 में करी थी। लेकिन सबसे पहले ब्रिटेन ने 1962 में ओम्बुड्समैन प्रणाली को संसदीय जांच आयोग के रूप में अपनाया था। वर्ल्ड के विभिन्न देशों ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित नाम से संस्थाएं सृजित की हैं। ओम्बुड्समैन प्रणाली, प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली, प्रोक्योरेटर प्रणाली, पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इत्यादि नाम रखे गए। हम कहते हैं लोकपाल। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 की सिफारिशों पर नागरिकों की समस्या, कुशासन, भ्रष्टाचार के समाधान हेतु लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्तियां की गई। मतलब कि यदि आप कोई काम करवाने जा रहे हो, जैसे कि सरकारी ऑफिस से आपको कोई जानकारी चाहिए, इसके बदले में यदि कोई सरकारी अधिकारी चपरासी आपसे घूस मांगता है तो उसकी शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। लोकपाल मंत्रियों, राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर के जो सचिव से संबंधित शिकायत देखते हैं। लोकायुक्त क्या होता है? एक केंद्र और एक प्रत्येक राज्य में विशेष और उच्च अधिकारियों से संबंधित शिकायतों को देखता है। अलग अलग काम इनके सौंप दिए गए हैं, लोकपाल का काम और लोकायुक्त का काम। भारत में भी न्यूजीलैंड की तरह न्यायालयों को लोकपाल और लोकायुक्त के दायरे से बाहर रख दिया गया, जबकि स्वीडन में न्यायालय भी ओम्बुड्समैन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। नियुक्ति की यदि हम बात करें ना, तो राष्ट्रपति द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त दोनों की नियुक्ति करी जाती है। ठीक है। न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभापति की सलाह से राष्ट्रपति करता है। इसके प्रमुख कामों को यदि हम देखें तो स्वतंत्र और निष्पक्षता पूर्वक जांच करना है। लोकपाल द्वारा जांच और कार्यवाही गुप्त तरीके से करी जाती है। लोकपाल और लोकायुक्त का गैर राजनीतिक होना अनिवार्य, मतलब किसी राजनीति से ये प्रभावित ना रहें। अपने विवेक के अनुसार कुशासन, भ्रष्टाचार आदि मामलों में देखने की इनको स्वतंत्रता रहती है। और ये आप अपने काम करना है तो इसके लिए आप जानकारी उठा सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हो। इसके लिए एक्ट बनाया गया था लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। ठीक है। इसको दिसंबर 2013 में लोकसभा में और राज्यसभा द्वारा इसको पारित कर दिया गया था जनवरी में। ठीक है। और जनवरी 2014 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये अधिनियम बन गया था। अधिनियम मतलब कानून बन गया था। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसके अंतर्गत केंद्र में एक लोकपाल रहेगा और राज्यों में एक लोकायुक्त रहेगा, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, संसद सदस्य और ABC कैटेगरी के ऑफिसर, मतलब सरकारी कर्मचारी आएंगे। लोकपाल में एक अध्यक्ष रहेगा और मैक्सिमम 8 सदस्य इसमें होंगे, जिसमें 50% सदस्य न्यायिक सेवक से रहेंगे, मतलब न्यायालय से रिलेटेड व्यक्ति। इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें 50% सदस्य SC, ST, OBC और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं।
लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक कमेटी करती है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल रहते हैं। लोकपाल को अपने अधीन मामले में किसी भी जांच एजेंसी को दिशा निर्देश देने का अधिकार मिल गया है। जिन संस्थाओं को सरकार द्वारा पूरी तरह से या फिर कुछ मात्रा में रुपए पैसे दिए जाते हैं वे लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे। जैसे कि अनुदान के रूप में कोई फॉरेन कंट्री 10 लाख रुपया दे रही किसी भी संस्था को, तो लोकपाल उसकी जांच पड़ताल कर सकता है। इसमें कुछ कुछ दोष बताए गए हैं, जैसे कि इसमें स्वतः संज्ञान का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत 7 साल पुरानी शिकायतों पर भी विचार कर सकते हैं, उससे पुरानी पर नहीं। इसके अलावा शिकायतकर्ता का नाम और पता होना अनिवार्य है। आरोपित कर्मचारी को कानूनी सहायता का प्रावधान है। अब ये जो वेबसाइट की गई है उसकी कुछ कुछ खास विशेषताएं आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि आप किसी भी जगह से किसी भी टाइम ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ईमेल, एसएमएस के माध्यम से प्रत्येक लेवल में शिकायत से संबंधित कौन कौन से कदम उठाए जा चुके हैं ये आपको सूचना दे दी जाएगी। किसी भी समय शिकायतकर्ता को शिकायत की स्थिति जानने की आपको सुविधा है। इसके अलावा आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आपकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा, मतलब आपकी पहचान किसी के सामने नहीं बताई जाएगी। इसके अलावा सीवीसी, सीबीआई और भी जो अन्य एजेंसी है ना, वो अपनी रिपोर्ट सीधे इस वेबसाइट पर अपलोड कर देंगी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जो कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। इसमें बताया जा रहा है नवंबर के महीने में इन्फ्लेशन का डाटा बताया गया है। इन्फ्लेशन 4.91% की वृद्धि देखने को हमको मिली है, क्योंकि जो वेजिटेबल है ना उनके जो प्राइस हैं वो 7.5% की जंप किए हैं। ये पूरा ग्राफ बताया गया है। जनवरी 2020 में हाईएस्ट रही थी 7.59%, ठीक है, और नवंबर 2021 का डाटा 4.91 बताया जाता है। आफ्टर फॉलिंग फॉर 4 consecutive months, retail inflation in India is on the rise for second straight month in November। पिछले महीने से तुलना करोगे अक्टूबर से तो नवंबर में वृद्धि देखने को हमको मिली है। इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब है हमारे देश में जो खुदरा वस्तुएं हैं उनके मूल्य में वृद्धि देखने को मिली है। खुदरा मतलब आप शॉप जाते हो और जो चीज़ें खरीदते हो ना, थोक की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिटेल शॉप की। तो रिटेल इन्फ्लेशन हमें वृद्धि देखने को मिली है दूसरे लगातार महीने में। टचिंग हो रही है 4.91%, पहले थी 4.48%, ठीक है। अक्टूबर के महीने में 4.48 और नवंबर में 4.91%। अब हम बात कर रहे हैं अर्बन पार्ट्स की। अर्बन पार्ट्स एक्सपीरियंसिंग ए शार्पर राइज इन प्राइसेस एट ए पेस ऑफ 5.5%, ठीक है। अर्बन वाले एरिया में 5.5% की दर से वृद्धि देखने को मिली और वेजिटेबल प्राइसेस जंपिंग 7.5% फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। पिछले महीना और इस महीने से यदि आप तुलना करोगे सब्जियों के दाम में इतना देखने को मिला। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इन्फ्लेशन की बात करें तो इसमें कुछ गिरावट देखने को मिली है, कुछ बिल्कुल मार्जिनली तरीके से कह सकते हैं। 10.02% नवंबर में और पहले थी अक्टूबर में 10.9%। डिस्पाइट टैक्स कट्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, मतलब केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल में टैक्स में कमी करी थी, इसके बावजूद भी जो है इन्फ्लेशन ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में कम नहीं हुआ है। मतलब आप जितना किराया पहले दे रहे थे आज भी उतना ही किराया बस और रेल में दे रहे हो। दिस सजेस्ट दैट अपवर्ड प्राइस प्रेशर्स परसिस्ट, इसका मतलब है ऊपर की तरफ जो कीमतें बढ़ रही हैं वो कंटिन्यू है। ओइंग टू द राइज इन इनपुट एंड कमोडिटी कॉस्ट, बात वही है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ जा रही है किसी भी चीज़ की, ठीक है। अब पेट्रोल और डीजल के दाम अभी भी तो उतने ज़्यादा कम नहीं हुए हैं, लोगों को लागत ज़्यादा आ रही है इसीलिए वो अपनी कीमतों को बढ़ाए रखना चाहते हैं। As reflected in the wholesale price inflation touching a 5-month high of the 12.5% in अक्टूबर के महीना। November's wholesale price trends are to be released in this business,
पिछले महीने का होलसेल प्राइस की महंगाई यहाँ पर बताई गई है। इस महीने की मतलब नवंबर के महीने का डाटा अभी आने वाला है। इन्फ्लेशन को हम यदि समझने की कोशिश करें तो इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति, मुद्रा धन स्फीति। मुद्रा मतलब जो रुपए प्रचलन में है हमारे यहाँ पर, और स्फीति मतलब वृद्धि। इसका मतलब ये है कि वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में लगातार जो बढ़ोतरी होती है उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन में मतलब इसमें वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि भी हो सकती है और गिरावट भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें एक वस्तु की कीमत में वृद्धि या कटौती हो रही है तो उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। जब बहुत सारी वस्तुओं की कीमतों में एक साथ वृद्धि हमको देखने को मिलती है तब हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन हुआ है। एक और बात है, मार्केट में यदि पैसा बढ़ रहा है, इस कंडीशन को भी हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और दूसरी बात ये है, इन्फ्लेशन जब महंगाई बढ़ती है ना तो हमारे जो रुपए हैं हमारे जेब में उसकी कीमत कम हो जाती है। लेकिन जिनके पास ज़मीन है, जिनका पैसा बैंक में है, उनको लगता है कि अच्छा ही हुआ हमारे पास में ये रुपया होता तो उसकी वैल्यू कम हो जाती, हमारे कोई काम का ही नहीं रहता यदि हम उनको इन्वेस्ट करते। इसलिए हमने अच्छा हुआ कि ये ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीद लिए क्योंकि इसकी कीमत तो बढ़ते ही जा रही है। तो ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन जब होता है तो हमारे रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। मान के चलो 1 लीटर पेट्रोल अभी आ रहा 100 रुपये में, पहले आता था 70 रुपये में, ठीक है। मतलब कि पहले यदि आपके पास 100 रुपया था तो लगभग आप 1.5 लीटर पेट्रोल ख़रीद ले रहे थे। आज के टाइम में आप 1 लीटर ही पेट्रोल ख़रीद रहे हैं। इसका मतलब आपके पास जो 100 रुपये का नोट है उसकी वैल्यू घट गई है। इन्फ्लेशन को हम प्रतिशत के रूप में भी दर्शाते हैं, जैसे कि किसी वस्तु का मूल्य 2020 में 100 रुपया था, 2021 में 7% का आ रहा है, ठीक है। तो 2020 में उसी वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 107 रुपया हो जाएगा। मतलब हम उसको परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। एक बात यहाँ पर और बताई जाती है, जैसे बिटकॉइन, एथेरियम समेत और भी जो क्रिप्टो करेंसी हैं इनमें भी इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन यदि बढ़ रही है तो किसी भी देश का जो इकोनॉमी का साइज़ है ना वो बढ़ते हुए दिखेगा। मतलब इसका ये हो गया कि हमारी यदि जो जीडीपी पहले 5% की दर से बढ़ रही थी तो वो 7% की दर से बढ़ती हुई दिखेगी। इकोनॉमी का साइज़ बढ़ जाता है क्योंकि इन्फ्लेशन से मार्केट में पैसा बढ़ने लगता है। कई सारे जो इकोनॉमिस्ट मानते हैं इसकी क्या है, एक हेल्दी लिमिट रहती है, जैसे कि 2 से 3% की जो लिमिट है इतनी इन्फ्लेशन रहना चाहिए, वो लाभदायक माना जाता है। हर देश अपने इन्फ्लेशन की लिमिट को निर्धारित कर लेता, जैसे कि हमारे यहाँ आरबीआई ये सेट करके रखता है कि इन्फ्लेशन इतना रहना चाहिए, वो हमारे देश के लिए बढ़िया रहता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं उड़ीसा से। उड़ीसा में एक पुरस्कार दिया जाता है, उड़ीसा स्टेट फिल्म अवार्ड्स। उड़ीसा फिल्म स्टेट अवार्ड्स हैव बीन कन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इंडिया। मतलब उड़ीसा की सरकार के द्वारा ये पुरस्कार प्रोवाइड किए जाते हैं। इनको इनिशिएट किया गया था 1968 में और पहली बार ये अवार्ड प्रोवाइड किए गए थे 1973 में। क्यों ये अवार्ड दिया जाता है? यदि आप सिनेमेटिक अचीवमेंट करते हो, मतलब सिनेमा की दुनिया में, फिल्म मूवी की दुनिया में आप कोई ख़ास उपलब्धि हासिल करते हो तो इसको अवार्ड दिया जाएगा। इसको प्रेजेंट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के माध्यम से। न्यूज़ की बात यदि हम करें तो उड़ीसा के हाई कोर्ट ने मंडे के दिन दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो है 31वें नंबर का जो उड़ीसा स्टेट फिल्म अवार्ड 2019 की सेरेमनी है ट्यूसडे को, उसको आप पोस्टपोन कर दीजिए। किसी व्यक्ति ने शिकायत कर दिया था कि इनमें जो 2 मूवी का सिलेक्शन किया गया है ना वो रीमेक्स हैं, मतलब कोई मूवी उन पर बन चुकी है उसी का इन्होंने रीमेक बनाया है, ऐसा पिटिशनर ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का क्या कहना है देखो। मिस्टर इस्लाम का कहना है कि ही वाज एग्रीव्ड दैट हिज फिल्म छाबिरानी वाज इग्नोर्ड बाय द जूरी अपॉइंटेड बाय द स्टेट कल्चर डिपार्टमेंट। मतलब उसकी मूवी को इग्नोर कर दिया गया। उसका कहना है कि फिल्म्स खुशी एंड गोलमाल लव ऑफ तरंग सिने प्रोडक्शन,
which were chosen for several awards were remakes of the Korean film Hope and the Punjabi film Carry On Jatta respectively। दो मूवी के नाम यहाँ पर बताए गए थे जो कि रीमेक मानी जाती हैं, उनको सिलेक्शन किया गया और मेरी मूवी को इग्नोर कर दिया गया, ऐसी इन्होंने शिकायत करी थी। यदि आप फैक्ट के माध्यम से देखोगे तो खुशी विच हैज़ बीन एडजस्ड द विनर इन द 5 कैटेगरी हैज़ बीन रीमेड फ्रेम बाय फ्रेम, मतलब फ्रेम बाय फ्रेम ये रीमेक है। आगे इसमें बताया जाता है कि देखो रूल क्या कहते हैं, रूल स्टिपुलेटेड, मतलब रूल क्या तय करते हैं कि ओनली ओरिजिनल फिल्म्स मेड इन उड़िया लैंग्वेज या फिर ओडिया ट्राइबल लैंग्वेज शुड बी नॉमिनेटेड फॉर अवार्ड्स, ऐसे इसमें प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट पुट्स ऑफ कृष्णा वाटर डिस्प्यूट हियरिंग टिल 2022। अभी क्या है, ये जो हियरिंग है ना बाद में होने वाली है, इट हैज़ बीन शेड्यूल्ड फॉर 10 जनवरी 10 को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे के दिन स्थगित कर दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए हियरिंग ऑफ द डिस्प्यूट। किसके किसके बीच में है, नेबरिंग स्टेट ऑफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटका ऑन द एलोकेशन ऑफ कृष्णा वाटर। अलग अलग स्टेट से होकर के ये गुजरती है, इसलिए स्टेट के बीच में ये झगड़ा चलते रहता है कि हमें पानी कम मिल रहा है और पानी भेजो, कहीं पर बांध बना लिए, ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट होते रहते हैं। इन द प्रीवियस हियरिंग इन नवंबर तेलंगाना ने सबमिट किया था दैट देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन फोर्थ-कमिंग फ्रॉम कर्नाटका हमें कोई जानकारी नहीं दे रही है कि पिछले 14 साल में हाउ मच कृष्णा वाटर इट हैड डाइवर्टेड, कृष्णा नदी के पानी को कितनी मात्रा में डाइवर्ट किया गया है, ऐसी कोई हमें सूचना ही नहीं मिल रही है। अब कर्नाटका की तरफ से क्या कहना है, ए लॉट ऑफ वाटर वाज गोइंग टू वेस्ट, बहुत सारा पानी वेस्ट में चला जा रहा है, फ्लोइंग डाउन इनटू द ओशियन, बह के समुद्र में चला जा रहा है, एंड देयर वाज ए नीड टू हार्नेस इट फॉर इरिगेशन एंड रिप्लेनिश ड्राई रीजन। इसका मतलब है कि हमें पानी का यूज़ इरिगेशन के लिए करना है और जो ड्राई रीजन है उसको सिंचित करने के लिए इसका यूज़ करना है। कृष्णा नदी का आप ये मैप देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर है इससे कृष्णा नदी को यहाँ से दिखाया गया है। महाराष्ट्र से ये निकलती इस प्रकार से होते हुए कर्नाटका से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से होते हुए आती है। इसके अलावा 2 यहाँ पर रिजर्वायर देखने को मिले हैं जहाँ पर पानी को कलेक्ट किया जाता है, सोमेशिला रिजर्वायर और खांडेलू रिजर्वायर।